अप्लाई करने तक का जो प्रोसेस है दैट इज नेम्ड एज रिक्रूटमेंट, जिसमें जनरेशन ऑफ एडिक्वेट पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ही ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है। अब एडिक्वेट पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट तो आ गया, अब उनमें से व्हेन ऑर्गेनाइजेशन विल चूज द बेस्ट वन, जो कि बाकी सबसे बेहतर लगता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ऑर्गेनाइजेशन उस वेकेंट पोजीशन के लिए फाइनली सेलेक्ट कर लेती है और उसको वो टास्क असाइन कर देती है, वो जॉब ड्यूटीज उसको असाइन कर देती है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल को देख रही होती है, सर्च कर रही होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट और मोर अप्रोप्रिएट एप्लीकेंट अमंग ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक सवाल आता है, कंप्लीट प्रोसेस। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अ प्रोसेस दैट मीन्स कि ये कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, देयर मस्ट बी अ सेट ऑफ और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें पहले कुछ होगा उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, और फिर थर्ड स्टेप के ऊपर जाने के लिए पहला और दूसरा स्टेप जो है सीक्वेंस में फुलफिल होना मस्ट है। प्रोसेस के अंदर मोर देन वन एक्टिविटी और मोर देन वन स्टेज होती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर पहली स्टेज पे कोई गड़बड़ होती है तो चांसेस आर देयर कि सेकंड स्टेज या अपकमिंग जितनी भी स्टेजेस हैं वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड फेयर एंड अप्रोप्रिएट। उसके अंदर कहीं पे कोई भी हल्की फुल्की गड़बड़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉस्टली पड़ सकती है, बहुत उसके लिए एक लॉसफुल सिचुएशन बन सकती है कि एक गलत बंदा अगर इंटरव्यू में सपोज आपने ऐसे अगर रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, उसकी नॉलेज टेस्टिंग उन जॉब ड्यूटीज़ के हवाले से आपने नहीं की है, तो जब उसको हायर कर लेते हैं तो इतने लंबे रिक्रूटिंग के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया, जो सिलेक्शन प्रोसेस में इतना टाइम लगा, जो पैनल आपने बनाया इंटरव्यूअर्स का, वो एक्चुअल ड्यूटीज़ को छोड़ के ये एक एडिशनल सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसमें अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो वो टाइम भी वेस्ट हुआ और आपने एक ऐसे इंडिविजुअल को हायर कर लिया जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि और वो तो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए केपेबल है ही नहीं है, वो परफॉर्म कर ही नहीं पाता। तो फिर आप कैसे अज्यूम करते हैं कि जो ड्यूटीज़ आप उसको हैंड ओवर करेंगे वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा या वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा जो कि आप उससे डिमांड करते हैं। तो एक रॉन्ग स्टेप या प्रोसेस में कोई भी एक स्टेज पे अगर आप नेग्लिजेंट होते हैं या आप लेजीनेस दिखाते हैं या आप किसी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर को इग्नोर करते हैं, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। तो इसमें कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बात की, तो इस प्रोसेस में कुछ फंक्शंस हैं या कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरी आती है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो लेट्स स्टडी के वो स्टेप्स हैं क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आप शुरू में ही बेसिक लेवल पे ही स्क्रीन्ड आउट कर रहे होते हैं उन इंडिविजुअल्स को who are not supposed to be appropriate for doing the vacant जो duties and responsibilities at vacant positions है। ठीक है, कि कुछ जैसे शायद अब भी होता हो कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रेलिवेंट एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, तो लोग क्या करते हैं कि इरेलीवेंट एक्सपीरियंस भी है अगर तो वो अप्लाई कर देते हैं कि कोई नहीं एक्सपीरियंस तो है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो एम्प्लॉय जिनका 5 years से बिलो एक्सपीरियंस है या फिर 2 years का है, 1 year का एक्सपीरियंस है, तो वो इंडिविजुअल्स जिनका 6 months का एक्सपीरियंस है जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे परसीव के चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा है तो मे बी हम अगर एक्सपीरियंस के बिना भी अप्लाई करें तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन हमें चूज़ कर ले, तो वो लोग भी फिर अप्लाई कर देते हैं। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में
जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, सपोज एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो एचआर मैनेजर है उसके अलावा जो बाकी सबऑर्डिनेट्स हैं जो क्लरिकल स्टाफ में यूजली आ रहे होते हैं, उनको ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि वो इनिशियल स्क्रीनिंग करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब गिवन होता है ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो फिर अक्सर तो ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरा केस ये उसमें एलिजिबिलिटी की फॉर्म में भी यू आर टेलिंग जनरल पब्लिक के ओनली दीज पीपल आर इनवाइटेड हु आर हैविंग दिस सेट ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज़। और इसके अलावा जिनकी एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं, नॉलेज है, जिनकी एजुकेशन है या कोई और डिग्री है, दे आर नॉट सपोज टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, सो दे शुडेंट अप्लाई फॉर इट। लेकिन स्टिल अगर लोग, मैंने बताया कि कम एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस है ही नहीं, या कहते हैं कि चलो ठीक है हम ये सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, हम अप्लाई कर दें, क्या पता चांस मिल जाए, तो यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो क्लरिकल स्टाफ है उनको हैंड ओवर करती है तमाम एप्लीकेशन, जो जॉब एप्लीकेशंस होती हैं, कि आप इनको देखें कि जिन लोगों ने, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि इरेलीवेंट डिग्री है जिनकी, या वो नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड हैं उससे डिफरेंट ड्यूटी इनकी स्किल्स नॉलेज हैं, तो इसके साथ साथ जिनका एक्सपीरियंस जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो आप उनको एक साइड पे कर दें। आप फ़िल्टर कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि दे आर नॉट सपोज्ड टू बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस जॉब। वो आपको नहीं लगता कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकेंगे, इसलिए इनिशियल स्क्रीनिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप। और अगर इसमें कोई फेल हो जाता है, जिनकी इरेलीवेंट डिग्री है, जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो आ जाते हैं रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स में, उन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेंट्स वो लोग होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं, कैंडिडेट्स वो होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं और जो अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो अप्लाई कर देते हैं तो वो लोग फिर एप्लीकेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाई तो किया हुआ है बट दे आर हैविंग इरेलीवेंट जो स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ फॉर्मल एजुकेशन और एक्सपीरियंस, उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो पास हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, दे विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज़ कंप्लीटेड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, जो जॉब एप्लीकेशन या एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है, हर कंपनी का डिफरेंट होता है। उसमें वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के हिसाब से वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगी अपने कैंडिडेट से। इसी तरीके से कोई लेक्चरर है, उसकी डिफरेंट जॉब ड्यूटीज़ होंगी और उनके लिए क्वेश्चंस इन या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन जॉब एप्लीकेशन विल बी डिफरेंट। और उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सीएनआईसी नंबर हो गया, पोस्टल एड्रेस हो गया जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेसेस दोनों आ गए। उसके बाद फिर आ जाता है ईमेल आईडी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, पिक्चर आ सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आजकल आ रही होती है। उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन के हवाले से बातचीत हो रही होती है। अगर तो बैचलर्स इज़ रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब, तो फिर बैचलर, इंटर और जो मैट्रिक की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसके 3 रोज़ बने हुए होंगी। तो फिर पूछा जाएगा कि डिग्री कौन सी है, वो आप लिखेंगे। जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो बीए है तो बीए लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि बीए आपका कहाँ से है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि कब आपने डिग्री को कंप्लीट किया, जो कंप्लीशन ईयर है आपकी डिग्री का आप वो मेंशन करेंगे। और इसी तरीके से उसमें आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स या डिवीजन है वो कौन सी है आप वो मेंशन करेंगे। सिमिलरली इंटर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में सेम डिटेल्स पूछी जाएंगी। लेकिन जहाँ पे मास्टर डिग्री या अबव मास्टर डिग्री जिनकी हो वो रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए फिर 4 से 5 रोज़ दी हुई होंगी और उनमें पूछी जाएगी जी, लिखा हुआ होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यू मस्ट प्रोवाइड द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ योर डिग्रीज।
और उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब हाईएस्ट जो आपकी फ्रेश डिग्री है पहले वो लिखी, उसके बाद उससे पहले आपने कौन सी डिग्री ली थी, पहले मास्टर्स है सपोज वो लिख दिया, एमफिल है वो लिख दिया, फिर मास्टर्स। इसी तरीके से कहाँ से डिग्री आपने अवेल की, उसमें मेजर्स आपके क्या थे, डिवीजन क्या थी, कंप्लीशन ईयर कौन सा था, और इसी हवाले से जो है डिटेल्स आपसे पूछी जा रही होगी। फिर एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस का भी सेल बना हुआ होगा, एक टेबल बना हुआ होगा, कहाँ पे आपने जॉब की, जॉब पोजीशन आपकी वहाँ पे क्या थी, मेजर ड्यूटीज़ क्या थी, कहाँ से कब तक जॉब की, और रीज़न फॉर लीविंग क्या है। समटाइम्स उसमें सैलरी भी पूछी जाती है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन कंप्लीट की हुई है, ये पहले तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैचिंग नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ रखते हैं, उनको वो उनका फिर देखते हैं कि क्या उन्होंने एप्लीकेशन कंप्लीट की हुई है। अगर तो कंप्लीट की होगी तो वो उनको टेस्ट के लिए कॉल करेंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की है, क्लियरली रिटन होता है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो जॉब में अगर एक्सपीरियंस नहीं मेंशन है या क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में से कोई एक दो चीज़ें नहीं मेंशन है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहीं से फिल्टर आउट हो गए। तो वो आगे जाएंगे जिन्होंने कंप्लीट एलिजिबल भी हैं, एप्लीकेशन भी कंप्लीट की हुई है, अब दे विल बी वेलकम फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टू टेस्ट द एबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स of the applicant about his or her job duties। जो आप जॉब उससे परफॉर्म करवाने वाले हैं उससे रेलिवेंट एबिलिटीज़ जो कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखी हुई हैं, उनका आप टेस्ट लेंगे कि मास्टर लेवल की क्वालिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो क्या मास्टर लेवल का नॉलेज उस जॉब पोजीशन के बारे में उसको है। मास्टर लेवल पे या एक एग्जेक्टिव पोस्ट है, एग्जेक्टिव लेवल पे जो ड्यूटीज़ उसने परफॉर्म करनी है क्या उनके बारे में उसको पता है, उसको सिचुएशंस बताई जाएंगी। जैसे टीचिंग के लिए टेस्ट में पूछा जाता है कि अगर ऐसे ऐसे या आप पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर टीचिंग, या फिर प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी के लिए व्हाट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्राइवेसी, आप वो बताएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से जॉब के हवाले से टेस्ट है। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो कंप्यूटर ऑपरेटर में कौन से आपसे पूछा जाएगा कि टू डिलीट अ रो इन अ कॉलम व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़। तो कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनमें आप एक रो को डिलीट करने के लिए कौन सी कीज़ डिलीट करेंगे वो आप बताएंगे। या आपसे पूछा जा सकता है टू कॉपी व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ कैन बी यूज, तो आप बताएंगे कंट्रोल ए के बाद आप फिर या जो भी आपने करना है पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद यू विल बी प्रेसिंग कंट्रोल सी, और अगर आपने कट करना है तो कंट्रोल एक्स, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा कि यू आर चेकिंग द एबिलिटीज कि वेदर द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज फॉर डूइंग दैट ड्यूटीज ऑफ जॉब जो कि एक जॉब में उसने परफॉर्म करनी है। सीवी में तो लिख देते हैं, एप्लीकेशन में मेंशन कर देते हैं कि हमें एमएस ऑफिस आता है। व्हेन एवर यू हैव रिटन अबाउट कि एमएस ऑफिस आता है दैट मीन्स कि उसमें वो खाली एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट नहीं है, वो उसमें बाकी भी जो एमएस के अंदर चीज़ें आ रही हैं फुल पैकेज में आपको वो भी आनी चाहिए। तो फिर उनकी टेस्टिंग होगी, जो भी आपने लिखा है उनकी टेस्टिंग होगी। तो जो रिटन टेस्ट होगा दैट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। समटाइम्स ऐसा होता है कोई सिचुएशन दी जाती है, कोई ड्रिलर है सपोज, तो ड्रिल मशीन कैसे यूज़ करता है, उसके लिए आप उसको ड्रिल मशीन पकड़ाएंगे और कहेंगे कि ठीक है फलां जगह पे ड्रिलिंग करो। ड्राइविंग के लिए अगर आपने किसी को रखना है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ड्राइविंग ही होगा, अलॉन्ग विद ट्रैफिक रूल्स। आप उसकी ड्राइविंग कहाँ से यू टर्न लेना है, कैसे लेना है, आप एक्चुअली उसकी ड्राइविंग को टेस्ट करेंगे। उसके लिए कोई वीडियो गेम भी हो सकती है कि वो सडनली अगर
ब्रेक लगानी हो, या सडनली अगर यू टर्न लेना हो, या कोई भी अगर एक्शन लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो ट्रैफिक के या ड्राइविंग के हवाले से, तो वो किस तरीके से लेगा। कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के टेस्ट हो सकते हैं रेलिवेंट टू जॉब, जिसमें आप उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस इंडिविजुअल की स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर वेब डेवलपर है सपोज, तो वेब डेवलपमेंट में आप उससे कुछ फीचर्स पूछ सकते हैं, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं उससे। कोई किसी वेबसाइट में कोई फीचर कैसे ऐड करना है किसी पर्पज़ के लिए, आप कह सकते हैं उसको कि वो ऐड करके दिखाओ। क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता, दैट विल बी टेस्टिंग ऑफ हिज एलिजिबिलिटी। इसमें जो पास होते हैं दे विल डेफिनेटली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, लेकिन जो यहाँ पे टेस्ट में फेल हो गए दे आर रिजेक्टेड। यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर हो गया। अब यहाँ से देखते जाइएगा कि यहाँ पे कुछ लोग निकले, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो इंटरव्यू फेज़ में कम लोग रह गए, चंद एक लोग। इंटरव्यू में क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में, कि यू आर आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन टू द नॉलेज स्किल्स, टू द फॉर्मल एजुकेशन, टू द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, जो कि रेलिवेंट टू जॉब हो सकती है, जो कि उन जॉब ड्यूटीज से रेलिवेंट हो सकती है जो कि वो परफॉर्म करेगा। जैसे एक टीचर है, आप कह सकते हैं कि ठीक है, यू हैव बिन टीचिंग फ्रॉम 5 years एट यूनिवर्सिटी लेवल, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में वी हैव सीनियर स्टूडेंट्स जो कि 40+ में हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड विल यू यूज़ टू टीच देम, या योर टीचिंग methodology इज यूजिंग वाइट बोर्ड एंड मार्कर, तो उस केस में वी आर ओनली यूजिंग हेयर मल्टीमीडिया, तो कैसे पढ़ाएंगी। या हम मल्टीमीडिया पे, आप पढ़ाती आई हैं, यहाँ पे मल्टीमीडिया अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगी, बोर्ड भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग, आप किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करेंगी। समटाइम्स कह दिया जाता है कि स्टूडेंट्स डोंट वांट टू लिसन यू, दे डोंट वांट टू लर्न यू, हाउ विल यू मोटिवेट, हाउ विल यू कीप योर lecture more interesting for your students to ensure कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनको मेंटली इंगेज कैसे रख सकते हैं, या जो उनकी लर्निंग है उसके लिए व्हाट विल बी योर मेथड ऑफ असेसमेंट, असाइनमेंट क्विज़ेस किस तरह की देंगे। ठीक है। इसी तरीके से कोई एचआर मैनेजर है, तो आप बताते हैं कि आप कंपनसेशन भी हाईली पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है अपनी जॉब के हवाले से, बट स्टिल दे डोंट वांट टू वर्क, तो क्या करेंगे आप। व्हाट विल बी एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हाउ विल यू मैनेज योर रिसोर्सेज। ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशंस सिनेरियोज बिल्ड करके इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इन दैट अनप्लान्ड सिचुएशन, व्हाट विल बी योर डिसीजन टू मेक, व्हाट विल बी योर एक्शन टू डू। क्योंकि लोग जो हैं, आपने बाहर आ उनको मैनेज करना है, उनसे आपने काम लेना है, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो लोग हायर हो चुके हैं वो काम नहीं कर रहे, आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी, क्या करेंगे आप। लोग आपकी बात सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, मीटिंग में ही नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यूवी और द एप्लीकेंट्स जो कि टेस्ट पास करके इस फेज में आए हैं। ठीक है। और यहाँ से जो इंटरव्यू पास करेंगे दे विल बी ऑफर्ड अ कंडीशनल जॉब ऑफर। आप कंडीशनल जॉब ऑफर करेंगे उनको, आपने जॉब में उनको हायर कर लिया, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी कि जो आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं हम चेक करेंगे कि आपने पीछे ऑर्गेनाइजेशन में कोई धोखा तो नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन को कोई आपकी वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं बेयर करना पड़ा, या जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हुई है, आपने लिखा हुआ है कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में आपने फ़लाँ पोस्ट पे इतने साल जॉब की है, तो वी वांट टू चेक कि वाकई ऐसा है। आपने क्लेम किया हुआ है कि आपने ये नए प्रोजेक्ट्स जो हैं आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को मिले, तो वी वांट टू चेक कि ऐसा है या कि नहीं। अगर नहीं होगा दैट मीन्स
कि यू हैव प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन योर जॉब एप्लीकेशन, तो योर जॉब विल बी रिजेक्टेड। ये एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशनल जॉब ऑफर में आप क्या करते हैं, कंडीशंस रखते हैं कि एक तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट प्लस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टेस्ट, चेक, जो टेस्ट इसका या एग्जामिनेशन, जो कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइंग कंपनी का, प्रीवियस कंपनी का रिकॉर्ड बताया हुआ है, लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या कुछ करते रहे हैं आप, या किसी का रेफरेंस दिया हुआ है आप, कंपनी जो है वहाँ से आपके हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकती है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक वो आपकी उस कंपनी से ले सकती है कि क्या हम इस पर्सन को हायर करने की गलती तो नहीं कर रहे। अगर तो आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड चेक इज ओके, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट फेज। और अगर यहाँ पे कोई घपला करके आप आए हैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नुकसान दिया है या आपने कोई भी मिसकंडक्ट किया है, तो अगेन प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई, कोई प्रॉब्लम आपके हवाले से अराइज हुई है, ठीक है, तो यू विल बी रिजेक्टेड। फिल्ट्रेशन आपकी यहाँ से फिर होगी, फिर जो इंटरव्यू में बाकी लोग पास हुए थे उनमें से किसी को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चेक हुई, पास हो गए जो लोग, रिपोर्ट हुई, कंपनी, प्रीवियस कंपनी ने कहा कि यस दे आर लॉयल एम्प्लॉयज, दे आर ऑनेस्ट, दे आर बेस्ट अचीवर्स, ओके हो गया। नाउ इट इज़ अ टाइम टू टेस्ट योर फिजिकल फिटनेस, वेदर यू आर फिजिकली फिट फॉर परफॉर्मिंग दिस जॉब और नॉट। आपने ड्रिलिंग करनी है, आपकी जॉब ड्रिलर की है, तो क्या ड्रिलिंग मशीन की वजह से ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है वो कहीं पे कोई हिस्सा आपका पैरालाइज हुआ, या कोई ऐसी आपकी बोन में कहीं कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से आपका जो है वो बाजू काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, या आपने डस्टी एनवायरनमेंट में ओपन एयर काम करना है, लेकिन आपको एस्थमा का इशू है, सांस लेने में मसला है, दमा है आपको, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी प्रेफर टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज हैं, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सूटेबल फॉर दिस जॉब, तो अगेन यू विल बी रिजेक्टेड। लेकिन इफ़ यू आर मेडिकली फिट, जिसमें कि समटाइम्स आपको आइडिया होगा, सुना होगा आपने कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सिर्फ फलां फलां हॉस्पिटल से ही मेडिकल टेस्ट मांग रही होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करती हैं। प्राइवेट में तो किसी को भी कोई हैवी अमाउंट पे करो, वो आपकी क्लियरेंस, मेडिकल क्लियरेंस आपकी प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी ट्रस्ट वर्दी हॉस्पिटल्स होते हैं या मेडिकल सेंटर्स होते हैं, वो सिर्फ वहीं के सर्टिफिकेट्स और वहीं की क्लियरेंस एक्सेप्ट करते हैं। तो इस केस में इफ़ यू आर मेडिकली फिट, तो क्या होगा, आप समझे जाते हैं कि ठीक है, जो जिस तरह का काम आपसे करवाया जाना है उस तरह का काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यू विल बी ऑफर्ड अ परमानेंट जॉब ऑफर। अब आप अपनी जॉब में आ चुके हैं, इन एक्चुअल आपको जॉब ऑफर हो चुकी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको हैंड ओवर की जाएंगी। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम और एनी ऑब्जेक्शन ऑन एनी कंडीशन, तो आप डिस्कस कर सकते हैं विद द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कि मैं सपोज इतनी सैलरी पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वांट कि इसमें 5% मज़ीद इंक्रीज़ हो। If you are okay with 5% increase, then I am here. Otherwise, please you must consider someone else. अगर आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर अपॉइंटेड एज वट एवर द पोजिशन यू हैव अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, आप उस पर अब आ गए हैं, आप उसके लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस।
और इसमें आपने देखा कि अगर हम इनिशियल स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो ये कंप्लीटेड एप्लीकेशन वाली स्टेज पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करना मस्ट है। और जो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए आप किसी को बुलवा नहीं सकते हैं। तो अगेन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसी को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कहते हैं।